वास्ते में सुशील जी क्यों लिखा तो मेरी बात तो आपको ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। तो आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने नए चयनित सांसद मित्र यहाँ बैठे हैं उन सबको हृदयपूर्वक सब जो है बहुत सारी बधाई देता हूँ। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को भी बहुत सारी बधाई देता हूँ। एक बार फिर सरकार बनी है, ये प्रकल्प हम शीघ्रता के साथ में पूरा करें और प्रकल्प पूरा करके ये मूर्ति लगना केवल एक प्रकल्प का हिस्सा है बहुत, और मुझे लगता है कि ये सबसे छोटा हिस्सा है, उससे बड़ा बहुत है। इस तीर्थ को हम किस तरह से और जिस तरह से सुशील जी ने इस परशुराम मूर्ति के भाव को समाज के साथ में जोड़ा है, जिस तरह से वीविंग किया, मैं देखता था कहाँ हर जो शहर में, देश के हर प्रांत में हजारों हजार महिलाएं सिर पर कलश लेकर के जा रही हैं, हजारों हजार लोगों के कार्यक्रम हो रहे हैं। जिस तरह से समाज जुड़ा है वो केवल पैसा एकत्रित करने तक के लिए नहीं, इस परशुराम कुंड के साथ में हर एक ब्राह्मण जुड़े, हर एक देश का नागरिक जुड़े, हर एक हिंदू जुड़े, ये जुड़ाव जो है हम कर पाए तब जाकर के विप्र फाउंडेशन की साधना सफल होगी। इस साधना सफल हो, इसकी शुभकामनाओं के साथ साथ में इस साधना के इस पथ पर मैं भी आप ही के साथ में एक साधक के रूप में चल रहा हूं। इस भरोसे के साथ में, इस विश्वास के साथ में आप सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद। भारत माता की भगवान परशुराम के आशीर्वाद से विप्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज के इस स्वस्ति कामना समारोह में मंच पर उपस्थित फाउंडेशन के अध्यक्ष और जो स्नेह हमेशा मुझे मिला है, ऐसे आदरणीय सुशील आसोपा जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार में माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में मेरे साथी, अजमेर के सांसद, कृषि राज्य मंत्री आदरणीय भागीरथ चौधरी जी, मंच पर उपस्थित अरुणाचल प्रदेश की धरती से आए हुए और वहां एक बार फिर प्रचंड बहुमत से जीत करके सरकार बनाने के रचयिता आदरणीय श्री चाउनामीन जी। अभी सुशील भाई जी बार बार चाउनामीन जी ने जिस तरह से सहयोग किया उसकी चर्चा कर रहे थे, मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। मैं इनको बहुत वर्षों से जानता हूं, ये बहुत विजनरी आदमी भी है और अपने प्रदेश के भले के लिए 100 किलोमीटर दूर की बात को सोच करके उसको धरती पे कैसे उतारा जा सकता है, इसको बहुत समझ रखने वाली, गहरी समझ रखने वाली व्यक्ति। इसलिए अपने परशुराम मूर्ति प्रकल्प और उस सब के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना, उसके पीछे इनका हिडन एजेंडा है कि वहाँ पे करोड़ों करोड़ों लोग जो आएंगे, उससे अरुणाचल की इकोनॉमी जो है वो फर्दर जिस तरह से बढ़ने वाली है। अरुणाचल की इकोनॉमी की ड्राइवर जो है ये परशुराम कुंड बनने वाला है, इसलिए इसमें हमारा बहुत ज्यादा सहयोग, बहुत बड़े बिजनेसमैन। मंच पर उपस्थित मेरे अग्रज, मेरे मार्गदर्शक श्रद्धेय रामचंद्र बोहरा जी, रामचंद्र बोहरा जी के साथ साथ में जितने सारे मेरे सांसद साथी यहाँ बैठे हैं, हमारी दीदी मंजू जी से लेकर के सभी सांसद साथीगण, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए सभी ऐसे समाज से आने वाले लोग जिनके आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ, जिनके आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता है, अपेक्षा है और जिनका आशीर्वाद देने का अधिकार है। मैं हृदयपूर्वक सुशील जी भाई साहब का अभिनंदन करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम भगवान परशुराम का और भगवान श्री राम जी के चरणों में करता हूँ कि मुझे अनायास ही ये ईश्वर कृपा से मिला। कार्यक्रमों में आपके सामने चर्चा की थी कि किस तरह से अनायास में अगर मैं धन्यवाद करूं उसके लिए तो चाउनामीन जी का धन्यवाद मुझे करना चाहिए। मैं अरुणाचल प्रवास पे गया था, रात को इनके पगोड़ा में इनका मेहमान बनकर के रुका था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां थे और जब रात को हमने मोटरसाइकिल पर घूमने सुबह जाने की चर्चा की और कार्यक्रम तय किया, तब मुझे वहां अरुणाचल के उस परशुराम कुंड पर मोटरसाइकिल चलाने के उद्देश्य से ले जाया गया। और शायद ये सेवा का सौभाग्य मेरे प्रारब्ध में कहीं लिखा था या पूर्व जन्मों के किसी कर्म के चलते हुए मुझे सुयश प्राप्त होना है और भगवान ने मुझे निमित्त रूप में मानते हुए मेरे मन में इस तरह के एक स्पंदन, एक ऊर्जा, एक प्रेरणा जो है वो उसका बीजारोपण किया।
कि यहाँ इस जगह का कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की, सरकार बदली, सरकार बनी दोबारा 2019 में। सरकार बनने के बाद में प्रधानमंत्री जी के निर्देश से तत्कालीन कल्चर मिनिस्टर आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को जब ये काम दिया गया, उसके बाद में इसकी रूपरेखा बनी, और जब कल्चर मिनिस्टर किशन रेड्डी जी नए बने थे तब हम शिलान्यास करने हम सब साथ गए थे। मैं, चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय किशन रेड्डी जी, हम सब लोग जब साथ गए थे और इस मूर्ति की संकल्पना जो मन में आई, सरकार क्योंकि मूर्ति बना नहीं सकती थी, लेकिन संकल्पना मन में आते ही, विचार आते ही मैंने वहीं खड़े होकर के एक फोटो खींच करके नरेश जी को भेजा कि मेरे मन में ऐसा विचार है कि इस जगह पे एक विशालकाय प्रतिमा जो है वो भगवान श्री परशुराम जी की बननी चाहिए। और मैं जब वापस पहुंचा था जिस दिन दिल्ली, उस दिन नरेश एक मूर्ति का प्रोटोटाइप लेकर के आए थे। उसको कुछ परिवर्तन बाद में हम सब ने मिलकर के विचार करके किए थे। लेकिन वहां से जो यात्रा प्रारंभ हुई और जो विचार मन में आया था, उस विचार को मैं कई दिन तक सोचता रहा कि कैसे इसको साकार किया जा सकता है, क्योंकि सरकार नहीं कर सकती थी। और मेरे कलकत्ता चुनाव प्रवास के समय में जब सुशील जी भाई साहब मेरे को मिलने आए थे, मेरी इनसे पहली मुलाकात थी। परमेश्वर जी उसके रचयिता थे मुलाकात। इन्होंने मुझे फोन किया, सुशील भाई जी हैं, बड़े आदमी हैं, समाज के एक्टिव आदमी हैं, एक बार फिर मिल होगा तो ठीक है। मैं मिला, इनसे चर्चा हुई, मुझे लगा बहुत संजीदगी के साथ में जब भाई साहब ने बात की, अपने फाउंडेशन के बारे में चर्चा की। उस दिन मैंने इनसे नहीं कहा, लेकिन अगले दिन, उस दिन रात में मेरे मन में विचार आया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये मूर्ति, क्योंकि अब मन में संकल्प हुआ है तो इसे पूरा करना है, सरकार बना नहीं सकती और हम अपने मन का संकल्प है, भगवान ने हमें इसका निमित्त बनाया तो पूरा करना चाहिए, पूरा होना चाहिए। एक मूर्ति बनाने के लिए शायद 10, 15, 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं था। आप लोगों के आशीर्वाद से जिस मुकाम पर खड़े हैं उसके चलते हुए शायद 2-4 लोगों को टेलीफोन करने पर भी वो काम हो सकता है। लेकिन जिसकी चर्चा अभी आदरणीय सुशील जी भाई साहब कर रहे थे, जोधपुर में जो मुगल कालीन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा चरित्र हुआ है वीर दुर्गादास। वीर दुर्गादास की स्टैच्यू जोधपुर में बननी चाहिए। ये प्रकल्प श्रद्धेय स्वर्गीय भीम सिंह जी एक सेल्स के रिटायर्ड अफसर हुआ करते थे, बड़े समाजसेवी थे, उन्होंने हाथ में लिया और उन्होंने तय किया कि ये मूर्ति बनाने में, जिसमें उस समय में कोई अश्वारूढ़ प्रतिमा अष्टधातु की बनाने में कोई 25-30 लाख रुपए खर्चा आने वाला ऐसा एस्टिमेटेड था। उन्होंने कहा कि मैं मारवाड़ के हर परिवार से 1 रुपया इकट्ठा करूं और जब तक पूरा नहीं हो जाता न पांव में चप्पल पहनूंगा, न और एक ही टाइम भोजन करूंगा और दाढ़ी नहीं करूंगा। लेकिन समाज का पैसा इकट्ठा करना बहुत बड़ा चुनौती है। उन्होंने भी जोश में आकर के ये तय किया। उनको 25 साल लगे और 25 साल में अपने देहांत से पहले वो मूर्ति को बना पाए और अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से प्रधानमंत्री जब थे, मैंने घनश्याम जी बैठे मसूरी हिल पर दुर्गादास जी की मूर्ति स्थापित की। और उनको जब मैंने कई बार चर्चा की कि 25 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए भीम सिंह साहब आप क्यों इतनी तपस्या कर रहे हो, एक दिन में इकट्ठा करके काम खत्म कर दो। उन्होंने कहा कि समाज का जुड़ाव दुर्गादास के साथ में होना चाहिए। तब मेरे मन में भी ये विचार कौन था, सुशील जी के मिलने के बाद में ये विचार मेरे मन में कौन था कि हमें समाज को इसके साथ में जोड़ना चाहिए, इस तीर्थ के साथ में समाज का जुड़ाव होना चाहिए। और मैंने सुशील जी जब दोबारा मिले तब इनके सामने फिर ये विषय रखा कि इस तरह का एक प्रकल्प जो है उस पर कुछ काम हो रहा है। मेरे मस्तिष्क में ऐसा है कि इस पर वहाँ एक मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। और इन्होंने बहुत संकोच के साथ, अत्यंत विनम्रता के साथ ये कहा कि भाई साहब ये काम आप हमको दे सकते हैं। अभी जब ये कह रहे थे कि 1-2 करोड़ रुपया मेरे से देना बाकी है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने उस दिन भी इनको कहा था कि भाई साहब आप सिर्फ समाज को साथ जोड़ने की चिंता करें। अगर पैसा, जितना भी पैसा लगता है उसमें कहीं भी कमी आ जाए, आप आधी रात को मुझे बता देना, मैं जितना पैसा कम करेगा मैं अपने आप व्यवस्था करूंगा। क्योंकि धन एकत्रित करना इस इतने पवित्र काम में कहीं बाधा न बनना चाहिए, न देरी का कारण ही बनना चाहिए। नरेश जी आप चिंता मत करना,
ये जो है आप तो काम शुरू रखो, उसमें एक दिन का भी विलंब इसके कारण से नहीं होना चाहिए, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मैं जानता हूं उस जगह का पोटेंशियल क्या हो। आज यहाँ पर एक साल भर में पहले कोई कुल मिलाकर के केवल एक मकर संक्रांति के दिन वहां पर 30-40 हजार लोग इकट्ठे होते थे। साल भर में कुल मिलाकर के शायद उससे दुगने इतने लोग वहां आ जाते हैं। लेकिन जब माननीय गृह मंत्री जी वहां गए और उन्होंने जिस तरह से उस विषय के साथ में अपना जुड़ाव किया और एक ही मिनट में मैंने उनको टेलीफोन किया था। मुझे याद आता है कि मुझे परमेश्वर जी और सुशील जी भाई साहब ने धड़ाधड़ टेलीफोन किया। मैं जोधपुर में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मीटिंग में बैठा था। 5-6 बार फोन आया तो मुझे लगा जरूर कोई इमरजेंसी होगी। मैंने बाहर जाकर के बाथरूम में जाकर के बात किया और भाई साहब ने मुझे कहा कि हम पहुंच गए हैं, धर्मनाथ जी और हम सब लोग पहुंच गए हैं और गृह मंत्री जी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, स्टेट के प्रोग्राम लिस्ट में नहीं है। मैं कहा आप चिंता मत करिए, मैं निवेदन करता हूँ। मैंने उनसे आग्रह किया भाई साहब आपको 5 मिनट के लिए उस जगह पर जाना चाहिए। वो जगह एक बड़ा तीर्थ ऐसा बनेगा, इतना पोटेंशियल उस जगह है। और मैं अभिनंदन करता हूँ। मैंने सिर्फ एक टेलीफोन पर छोटी सी बात की, मैंने कहा 5 मिनट वहाँ दीजिए। उन्होंने कहा मैं 5 मिनट नहीं 1-1.5 घंटे वहाँ रुकूंगा, उनके साथ चाय पीऊंगा, बातचीत करूंगा, जो तुमने तय किया वो सारा कार्यक्रम भी करूंगा और फिर आऊँगा। और वो आए, उसके साथ साथ में उन्होंने वहाँ रेल पहुंचे, वहाँ किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इस सब की पूरी परिकल्पना बना करके सारी लाइन मिनिस्ट्रीज को उसके लिए निर्देश भी किया और उसकी फॉलोअप भी खुद कर। अब भगवान परशुराम की कृपा देखिए कि जिस निमित्त के लिए भगवान परशुराम जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था, दूसरे कालखंड में उसको साकार करने की जिम्मेदारी भी प्रत्यक्ष रूप से मिली है। मैं मानता हूं कि मुझ पर असीम कृपा हुई और निश्चित ही ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट देश में भगवान श्री राम का मंदिर जो अयोध्या जी में बना है, उसके बाद में देश में दूसरी बड़ी घटना घटित होगी जो परशुराम भगवान का शुभ। और आज का कार्यक्रम में आना रामचंद्र जी वैसा मेरे लिए सार्थक हो। मेरे मन में बहुत दिन से एक विचार था कि मैं एक दिन सुशील जी से कहूंगा ये भगवान परशुराम को आपने ब्राह्मण के साथ में टैग क्यों करा। लेकिन मुझे थोड़ा मन में डर भी लगता था कहीं पंडित नाराज हो जाएंगे और डर पड़ जाएंगे। चुनाव की बात करेंगे, मेरे चुनाव से पहले अगर मैंने कहीं कहा घनश्याम जी वैसा मुझे बचा तो लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं कवाड़ा हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आज जब ये विषय यहाँ जब स्वागत भाषण कहा जा रहा था और उस स्वागत भाषण के शब्दों में जब ये बात आई, मैं हृदयपूर्वक आपके इस विचार के लिए अभिनंदन करता हूँ। ये विशाल हृदय का ब्राह्मण समाज को लानी ही पड़ेगी। ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है और अब क्योंकि मेरे पास में संस्कृति मंत्री का दायित्व भी है और पर्यटन का भी, दोनों मंत्रालय का दायित्व मुझे आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभेच्छाओं से मिला है। इस संस्कृति को, इस सनातन संस्कृति को बचाए रखने में, बनाए रखने में, सनातन संस्कृति के वैविध्य को बचाए रखने में ब्राह्मण समाज ने बहुत बड़ा योगदान किया। अनेक कितने वर्षों तक इस भारत की सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए इस पर हमले हुए। कभी भारत की बौद्धिक संपदा के से आकर्षित होकर के, कभी भारत की धन संपदा से आकर्षित होकर के, कभी कुछ जानने के लिए, कभी कुछ लूटने के लिए, कभी कुछ पाने के लिए, इस भारत की संस्कृति को मिटाने के उद्देश्य को लेकर के शताब्दियों तक भारत पर आक्रमण हुए। शक आए, हूण आए, कुशाण आए, सिकंदर आए और उसके बाद में एक लंबी श्रृंखला लगातार आक्रांताओं की। अरब आए, खलीफा आए, खिलजी आए, लोधी आए, गुलाम आए और उसके बाद में कासिम आए, कासिम के बाद मुगल आए और मुगलों की एक पूरी श्रृंखला, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पोर्टुगीज, कितने लोग इस सभ्यता को मिटाने के लिए, सनातन संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आए। लेकिन ये सनातन संस्कृति अखंड अक्षुण्ण बनी रही। निश्चित रूप से उसको बनाए रखने के लिए समाज के हर वर्ग संवर्ग ने अपना योगदान किया हो। समाज के हर वर्ग संवर्ग ने किसी न किसी तरह से अपने आप को उसमें खपाया हो। क्षत्रियों ने निश्चित रूप से अपने पीढ़ियों को कुर्बान करके उसको बचाया होगा, लेकिन ये प्रेरणा अगर किसी ने दी तो वो ब्राह्मण समाज में।
और ब्राह्मण समाज, मैं अभी एक दिन ऐसे ही कल्पना कर रहा था कहीं जो किसी कार्यक्रम में, कि ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है जिसका व्यक्ति अगर दान करने पर आ जाए, देने पर आ जाए, तो पूरे विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि अपनी अस्थियां दान करने वाला दधीची बन जाए। ब्राह्मण समाज अगर लेने पर आ जाए तो भी शायद सृष्टि में कोई ऐसा उदाहरण नहीं हो सकता कि वो 3 लोग के नाथ भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जो है उनका जो है हिस्सा भी पूरा 2/3 हिस्सा उनका ले। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि तप करने पर आ जाए तो मुनि बन सकता है, जो सारी दुनिया में जो है कोई उसका सामने नहीं हो सकता। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि परीक्षा लेने पर आ जाए तो वो भृगु मुनि बन सकता है। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि अहंकार के शमन पर आ जाए तो वो अगस्त्य बन जाता है। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि धर्म की स्थापना पर आ जाए तो वो 32 साल की उम्र में पूरे देश के चारों कोनों में पीठ स्थापित करने वाला आदिगुरु शंकराचार्य बन जाता है। यदि नीति निर्धारण पर आ जाए तो वो चाणक्य बन जाता है। यदि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति युद्ध पर उतरे तो वो अपराजित योद्धा बाजीराव पेशवा बन जाता है। और ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि संगठन करने पर उतर जाए तो इस कलयुग में वो डॉक्टर हेडगेवार बन जाता है। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि संघर्ष करने पर आ जाए तो वो संघर्ष की प्रतिमूर्ति वीर सावरकर बन जाता है। अगर वो क्रोध में आए तो परशुराम बन जाता है, अगर राजनीति में आए तो रामचंद्र गौड़ा बन जाता है। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि साहित्य सृजन पर आए तो तुलसीदास बन जाता है, दिनकर बन जाता है, निराला बन जाता है। ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि खेलने पर आ जाए तो तेंदुलकर बन जाता है, वो कपिल देव बन जाता है, रोहित शर्मा बन जाता है। और ब्राह्मण समाज का व्यक्ति यदि व्यापार करने के आ जाए तो वो टीटीके का फाउंडर टीटी कृष्णमाचार्य बन जाता है। मैनेज करने पर आ जाए तो इंदिरा नूई बन जाता है। इस समाज में असीम संभावना है और आज क्योंकि हमारा देश ऐसे संभावनाओं के दौर से गुजर रहा है, when India is undergoing era of transformation, जब देश बदल रहा है और जब कभी कोई समाज बदलाव के दौर से गुजरता, मैंने पहले भी एक दिन कहा कि जब समाज में, किसी समाज में, किसी सोसाइटी में, किसी देश में ऐसा क्षण आता है कि जब वहां बदलाव होता है। वैसे तो बदलाव शाश्वत है, नित्य निरंतर परिवर्तन पर हर क्षण परिवर्तित होता है, लेकिन जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, संपरिवर्तन होता है, कंप्लीट चेंज होता है, होलिस्टिक चेंज होता है, तब उस समय में जो सबसे ज्यादा सक्षम है उसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। और मैं जिम्मेदारी से यहाँ खड़े होकर के कहता हूँ कि ये भूमिका हमेशा ही इस देश में ब्राह्मण के हाथ में है। और आज वो महत्वपूर्ण समय जिससे देश गुजर रहा है, उस महत्वपूर्ण समय में समाज जो है इस दायित्व को पूरा करे। ये विप्र फाउंडेशन की जिम्मेदारी है, केवल मूर्ति लगाना नहीं। समाज इस बदलाव के दौर में, देश जब इरा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, उस समय में समाज सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी करे। इसकी जिम्मेदारी को लेकर के विप्र फाउंडेशन को आगे काम करने की आवश्यकता है। किसी दिन का मेरे ऊपर असीम स्नेह है और वो छोटा भाई लाड रखे नहीं जाना, थोड़ा ज्यादा हमारे पास से बात कर दिया। वो आज प्रधानमंत्री जी जो भाषण देते वो शोले फिल्म की मौसी वाला डायलॉग सुना है।